नमस्कार दोस्तों, रीट की तैयारी करने वाले राजस्थान के सभी युवा बेरोजगार साथियों के लिए हम शिक्षा मनोविज्ञान की एक धमाकेदार क्लास आपके लिए लेकर के आए हैं। और दोस्तों, आने वाली 31,000 पदों में अपनी जगह बनाने के लिए इस वीडियो को सभी विद्यार्थी शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि आपके हित में हम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रत्येक टॉपिक की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज हम लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको प्रत्येक टॉपिक से 50 क्वेश्चन से ऊपर आपको हम क्वेश्चन करवा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। और प्रत्येक क्वेश्चन में आपका निचोड़ है। एक एक प्रश्न में हम 4-4 प्रश्नों को सम्मिलित करके आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। तो दोस्तों, सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, स्पेशल फॉर रीट। कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि को अभिवृद्धि किसने कहा है? कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि को अभिवृद्धि किसने कहा है? तो पहला ऑप्शन है सोरेनसन ने, दूसरा फ्रैंक ने, तीसरा हरलोक ने और चौथा गेसल ने। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर रहने वाला है फ्रैंक ने। फ्रैंक ने कहा है कि कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहा गया है। अगला, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, यह विकास परिपक्वता तक चलता है। कब तक चलता है विकास? परिपक्वता की अवस्था तक चलता है। दूसरा, यह सतत प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। तीसरा, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। चौथा, यह विकास असंचयी है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4 नंबर, क्योंकि विकास क्या है? संचयी है, ना कि असंचयी। ये हो, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर राइट होगा। अगला, विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके अलावा उसमें प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्यों की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित है। यहाँ ध्यान रखना, परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषता और नवीन योग्यता, ये 3 शब्द रखना। परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित है, नवीन विशेषता और नवीन योग्यता को प्रकट करते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों, ये परिभाषा विकास की अभिवृद्धि और जो अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके अलावा प्रौढ़ अवस्था से लक्ष्यों की और परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषता, नवीन योग्यताओं का प्रकट करते हैं। तो ये परिभाषा किसने? ऑप्शन देखते हैं। पहला हरलोक, दूसरा गेसल, तीसरा गुडेनफ, चौथा एडलर। तो दोस्तों, आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर रहने वाला है पहला हरलोक। हरलोक की परिभाषा है, और इसको पहचानने के लिए मैं आपको 3 फैक्ट बता रहा हूँ। परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम, नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता, ये 3 शब्द आप याद कर लोगे तो आपकी ये परिभाषा याद हो जाएगी। अगला, अभिवृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ ध्यान रखना, अभिवृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन पहला, अभिवृद्धि आजीवन चलती है, अभिवृद्धि अमूर्त है, अभिवृद्धि मात्रात्मक है, अभिवृद्धि का मापन संभव नहीं है। तो क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा दोस्तों 3rd, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। ध्यान रखना, अभिवृद्धि आजीवन चलती है नहीं, ये कुछ समय के बाद रुक जाती है। अभिवृद्धि अमूर्त है नहीं, अभिवृद्धि मूर्त है, दिखाई देती है, नाप तोल सकते हैं, उसका मापन किया जा सकता है, इसलिए अभिवृद्धि मात्रात्मक है। अगला क्वेश्चन है, अभिवृद्धि की चरम अवस्था कौन सी है? अभिवृद्धि की चरम अवस्था कौन सी है? तो पहला है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ अवस्था। दोस्तों, मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, अधिकांशतः क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप ये ना समझें कि ये वीडियो फालतू में बना दिया सर ने, अच्छा नहीं है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके एग्जाम में आपको यहाँ से आपको 99% गारंटी लेता हूँ कि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन है आएंगे वो यहाँ से आपको 100% मिलने वाले हैं। तो सभी दोस्त इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभिवृद्धि की चरम अवस्था कौन सी है? इसका ऑप्शन होगा 2nd, किशोर अवस्था, क्योंकि अभिवृद्धि है, बालक की अभिवृद्धि होती है वो किशोर अवस्था तक होती है, और विकास है बालक के जन्म से पूर्व, जब गर्भावस्था में होता है तब से, और प्रौढ़ अवस्था तक, जब तक उसकी मृत्यु उपरांत तक चलता रहता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र से कोई व्यक्ति है, मैंने ये व्यक्ति बनाया,
और इस व्यक्ति का केंद्र से, यहाँ केंद्र है नाभि, और यहाँ से वापसी सिर की ओर जो विकास होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन पहला सेफेलोडोकल का सिद्धांत या मस्तक बोधमुखी सिद्धांत, दूसरा प्रोक्सिमी डिस्टल सिद्धांत, तीसरा वर्तुलाकार सिद्धांत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा प्रोक्सिमी डिस्टल का सिद्धांत। ये कहता है प्रोक्सिमी डिस्टल का सिद्धांत में कि व्यक्ति का जो विकास है वो केंद्र से सिर की ओर जाता है। नीचे से जो केंद्र है नाभि है, नाभि का जो केंद्र है इस केंद्र से सिर की ओर जाता है। और सेफेलोडोकल में ये कहा गया है कि सिर से और पैरों की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर जो विकास होता है ये कौन सा है? सेफेलोडोकल का सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? विकास विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास निरंतरता का सिद्धांत, विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत और विकास के विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें कौन सा गलत है? तो इसमें गलत होगा 4, क्योंकि विशिष्ट से सामान्य नहीं, ये सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किसका है? सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है, इसलिए इसका 4 नंबर क्या होगा? राइट होगा इस प्रश्न के अनुसार। अगले, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? तो बाल विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियों, वातावरण है ये दोस्तों, वातावरण, वंशानुक्रम है, वातावरण है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव है, अलैंगिक प्रभाव है। तो दोस्तों पहला, दूसरा और तीसरा ये सब सही है, 4 नंबर इसका गलत है। ये अलैंगिक प्रभाव नहीं होगा, लैंगिक प्रभाव होगा। क्या होगा? लैंगिक प्रभाव है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, अर्नेस्ट जोन्स जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाल विकास की जो अवस्थाओं का वर्गीकरण है अर्नेस्ट जोन्स का ही क्या माना गया है? ऑथेंटिक माना गया है, सत्य माना गया है, सही माना गया है, इसी का माना गया है सही। जिसने कितनी अवस्थाएं बताई है? तो ऑप्शन पहले में 4, दूसरे में 8, तीसरे में 5 और चौथे में 3। तो अर्नेस्ट जोन्स ने बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो ऑप्शन पहला 4 अवस्था बताई। कितनी अवस्था बताई हैं? 4 अवस्था, इसलिए इसका राइट क्या आंसर होगा? पहला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अवस्था से बालक का अपने शिक्षकों और अभिभावकों से मतभेद होने लग जाता है? इस अवस्था में बालक का अपने शिक्षकों और माता पिता या अभिभावकों से मतभेद होने लग जाता है। तो ऑप्शन है पहला किशोर अवस्था, दूसरा प्रौढ़ अवस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा शैशवावस्था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में बालक अपने माता पिता और शिक्षकों, अभिभावकों सभी से मतभेद करने लग जाता है। अगला, बीजमैन ने कौन से सिद्धांत के आधार पर विकास पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है कहा है? कहा है बीजमैन ने कौन से सिद्धांत के आधार पर विकास पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है ये कहा है? तो ऑप्शन पहला है समानता का सिद्धांत, दूसरा है विभिन्नता का, तीसरा बीजकोष का और चौथा है वर्ण संकरता का। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बीजकोष का सिद्धांत। 3rd नंबर का आंसर होगा बीजकोष के सिद्धांत बीजमैन ने दिया है, जिसमें यह कहा गया है, एक चूहे पर किया गया कि एक पीढ़ी के जो गुण हैं वो दूसरी पीढ़ी में अवश्य दिखाई देते हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और ये बीजकोष के सिद्धांत पर आधारित माना गया है। अगला, 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी, बालकों की शताब्दी किसने कहा? 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा? तो ऑप्शन पहला है फ्रायड ने, दूसरा क्रो एंड क्रो ने और तीसरा स्किनर ने और चौथा एडलर ने। तो दोस्तों क्या आंसर रहने वाला है? तो आंसर रहने वाला है इसका क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी है, और ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है, काफ़ी एग्जाम में पूछी भी गई है, तो ध्यान रखना दोस्तों इस परिभाषा को आप। अगला क्वेश्चन, बालकों में जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। बालकों का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। यह परिभाषा है ये किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, पहला स्टेंग ने,
न्यूमैन ने दूसरा, तीसरा गुडेनफ ने और चौथा किलपैट्रिक ने। तो दोस्तों क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा थर्ड, गुडेनफ ने कहा है। ये परिभाषा पूछी गई रीट में, पिछले रीट में ये पूछी गई है परिभाषा, और ये कहा गया है कि गुडेनफ ने बताया है कि बालक का जितना विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। और ये इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है दोस्तों? थर्ड नंबर का राइट आंसर रहने वाला है। अगला, शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं, दूसरों पर निर्भर होने की प्रवृत्ति, ये सही है। दूसरा है स्वार्थी व आत्मकेंद्रित बालक है। जो छोटा बच्चा होता है 1 से 5 वर्ष की आयु का जो बालक होता है वो स्वार्थी होता है, अपनी सामान को किसी को देता नहीं है, स्वयं अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता। तो ये भी सही है। अनुकरण की प्रवृत्ति, हमने कहा बा पा बा दा, तो वो सीखता है पा बा दा को, क्यों कि वो अनुकरण की प्रवृत्ति रखता है, ये भी सही है। सामाजिक, तो दोस्तों सामाजिक गलत होगा यहाँ, क्योंकि सामाजिक अवस्था है जो बाल्यावस्था में हो जाता है बालक। बाल्यावस्था में बालक क्या हो जाता है? सामाजिक हो जाता है। तो इसलिए 4 नंबर इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक, जो अभिवृद्धि और विकास जो टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान में, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों। आगे कल हम आपके लिए शैशवावस्था और बाल्यावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज लेकर के आएंगे। तो दोस्तों बने रहिए आपके अपने चैनल लक्ष्य एजुकेशन हब के साथ, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, और साथ में जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।